दोस्तों, ईरान से अपडेट आ रही है। ईरान में आज के दिन विस्फोट हुआ है। ये जो विस्फोट है ये ईरान का एक शहर है, खैरम शहर, जो सेंट्रल ईरान में पड़ता है। तो इस शहर में आज के दिन कसीम सुलेमानी की चौथी एनिवर्सरी थी, तो उनके लिए श्रद्धांजलि देने के लिए लोग वहाँ पर इकट्ठा हो रखे थे। तो उसी दौरान दो विस्फोट हुए जिसमें टोटल मिला के 103 लोगों की मारे जाने की अभी तक सूचना मिली है। और बात की जाए तो ये जो घटना आज के दिन हुई है, इसमें ईरान की जो पुलिस है उसने कहा है कि इसमें टेररिस्ट ने ये हमला किया है, लेकिन अभी तक उसने ना तो किसी ग्रुप का नाम बताया, ना ही किसी देश का नाम अभी तक इस अटैक से जोड़ा जा रहा है। कसीम सुलेमानी, जिनकी हत्या आज से 4 साल पहले इसी दिन हुई थी और यूएस ने उनको ड्रोन अटैक किया था। तो कसीम सुलेमानी एक बहुत बड़े ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर थे। तो उनकी याद में आज उन एनिवर्सरी के दौरान ये घटना हुई है, और ये इस समय भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय जो सिचुएशन है, लड़ाई चल रही है इसराइल और गाजा। इस समय लड़ाई हो रही है इस इलाकों में। तो ये लड़ाई फैलने का खतरा लग रहा है। तो ये ईरान में भी इस समय हो सकता है कि इसराइल का कुछ भूमिका हो सकती है, हालांकि इसे अभी कंफर्म नहीं कह सकते। अभी जो लेबनान है वहाँ पर हिजबुल्लाह के जो लीडर है हसन नसरल्लाह, उन्होंने स्टेटमेंट दिया आज। और स्टेटमेंट जो दिया है उसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें की है। जैसे कि उन्होंने पहले कहा है कि 7 अक्टूबर का जो अटैक इसराइल के ऊपर हुआ था और उसके बाद इसराइल में अभी तक जितना कुछ चीज़ें हुई उससे इसराइल कमज़ोर हो चुका है। और साथ में उन्होंने ये कहा है कि कल के दिन जो लेबनान में हमास के जो सीनियर लीडर सलाह अरूरी की मौत हुई है, और ये जो मौत हुई है इसको इसराइल ने किया है कल के दिन। तो उन्होंने कहा है कि इस मौत का हम बदला लेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने अमेरिका के ऊपर आरोप लगाया और कहा है कि अमेरिका ये लड़ाई को ख़त्म होने से रोक रहा है, क्योंकि अमेरिका इस समय इसराइल को उसने पूरा समर्थन दे रखा है। तो हसन नसरल्लाह ने अमेरिका के ऊपर भी आरोप लगाया और कहा है कि अमेरिका की जिम्मेदारी है, और अमेरिका भी इस जो ये वार क्राइम है उसमें इसराइल के साथ अमेरिका भी शामिल है। साथ में उन्होंने इसराइल के ऊपर ये भी कहा कि इसराइल का ये जो ऑब्जेक्टिव है लड़ाई का, उसमें उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो गाजा के नागरिक है उनको गाजा से बाहर किया जाए। तो हसन नसरल्लाह ने ये भी आरोप लगाया इसराइल के ऊपर कि इसराइल जो गाजा के फ़िलिस्तीन लोग हैं उनको गाजा से बाहर निकालना चाह रहा है, किसी दूसरे देश में भेजना चाह रहा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है जो 7 अक्टूबर का जो अटैक हुआ है उससे ये जो मिडिल ईस्ट है उसमें काफ़ी चेंजेस आ गए। जैसे कि 7 अक्टूबर से पहले काफ़ी अरब देश इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर रहे थे संबंधों का, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद ख़ास तौर में जो सऊदी अरेबिया है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने वाला था इसराइल के साथ, उसने अब ये डिप्लोमेटिक रिलेशन अब उसने इस मामले को छोड़ दिया है। इसको अभी उसने इसको छोड़ रखा है, और साथ में दूसरे भी कई देश है जो इसराइल के साथ समझौता करना चाह रहे थे। तो ये जो हमास का अटैक है उससे ऐसा लगता है कि इस अटैक से जो मिडिल ईस्ट में जितने अरब देश है अब वो इसराइल के साथ इतना कोऑर्डिनेशन नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो देश की जनता है वो इसराइल से नफ़रत करती है। तो ये भी एक असर हुआ है कि मिडिल ईस्ट में जो अरब देश है उनमें एक जागरूकता आ चुकी है फ़िलिस्तीन लोगों के प्रति। जो उनके अधिकार है फ़िलिस्तीन लोगों को जिस तरह से दबाया जा रहा है, उस अधिकारों को फिर से उन अधिकारों को लाने के लिए, उसका समर्थन करने के लिए उस अधिकारों का। तो ये जो मिडिल ईस्ट के देश है इनमें एक नई जागरूकता आ गई है। अभी बात की जाए तो जो ईरान में अटैक हुआ है आज के दिन, जिसमें 103 लोग मारे गए, तो उसको हमले को जो रसिया के राष्ट्रपति है उन्होंने ईरान को अपनी तरफ से कॉन्डोलेंसेस भेजी है, और कहा है कि जो टेररिज्म है हम उसको, चाहे वो कोई सा भी टेररिस्ट हो, हर तरह के टेररिस्टों की हम आलोचना करनी चाहिए हमें। अभी जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटोनी ब्लिंकन, वो तुर्की की यात्रा में जाने वाले हैं। तुर्की में जाके उन्होंने तुर्की सरकार के साथ बहुत महत्वपूर्ण बातें करनी है, खास तौर में इस समय जब तुर्की ने कल ही के दिन 34 नागरिकों को गिरफ्तार किया था और आरोप लगाया था उनके ऊपर कि ये जो 34 नागरिक है ये इसराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं। और तुर्की ने इसराइल को चेतावनी भी दे रखी है कि इसराइल जिस तरह से वो लेबनान और सीरिया में हमले कर रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है, उस तरह से वो सर्जिकल स्ट्राइक तुर्की के अंदर ना करे, नहीं तो उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। तुर्की ने इसके अलावा जो राष्ट्रपति है तुर्की के रिसेप तैयब अर्दोगान, उन्होंने
इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की तुलना हिटलर से की है। तो जो संबंध है 7 अक्टूबर के हमले के बाद तुर्की और इसराइल के संबंध में तनाव देखने को मिल रहा है। तो अमेरिका के जो आने वाले दिन में एंथोनी ब्लिंकन यहाँ पर यात्रा में आएंगे, तो उनकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो तुर्की के जो शिकायत है इसराइल को लेकर, उस शिकायतों को किस प्रकार से रिजॉल्व किया जाए, उसमें इनकी बहुत भूमिका होने वाली है। अभी जो ईयू के फॉरेन पॉलिसी चीफ है जोसेफ बोरेल, उन्होंने वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि ये जो लड़ाई इस समय गाजा में हो रही है, ये लड़ाई बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ गए इसके फैलने के। जैसे कि लेबनान में कल के दिन जो इसराइल ने वहाँ पर ड्रोन स्ट्राइक करके अरूरी की हत्या की थी, जो एक सीनियर हमास लीडर है। उससे फिर लेबनान में जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसने स्टेटमेंट जारी किया था, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि ये इस तरह का हमला इसराइल ने करके हमारे देश की जो सोवरेनिटी है उसका उल्लंघन किया है। साथ में जो प्राइम मिनिस्टर है लेबनान के, उन्होंने ये भी उन्होंने आरोप लगाया था इसराइल के ऊपर कि ये अपराध करके इसराइल हमको ज़बरदस्ती लड़ाई में घसीटना चाह रहा है। साथ में जो हिजबुल्ला है उसने भी इसराइल को चेतावनी दे रखी है कि इस तरह के वो हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो जिस तरह से कल के दिन और आज के दिन ये हसन नसरल्ला जो हिजबुल्ला के लीडर है, उन्होंने आज भी स्टेटमेंट जारी किए कई सारे। तो उसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये जो हिजबुल्ला और इसराइल की जो अभी तक लड़ाई कंट्रोल लड़ाई थी, उसको कभी भी वो लड़ाई बिल्कुल खुले तौर में सामने आ सकती है। और जैसे कि हसन नसरल्ला ने आज के दिन कहा था कि अगर ये लड़ाई इसराइल हमारे ऊपर थोपता है तो हम इससे पीछे नहीं भागने वाले और हम इसराइल को सबक सिखाएंगे। तो ऐसा लगता है कि इस समय लड़ाई शुरू हो सकती है। कोई भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो ये लड़ाई इसराइल और हिजबुल्ला के बीच शुरू हो सकती है। तो जो इस समय ईयू के फॉरेन पॉलिसी चीफ है जोसेफ बोरेल, उन्होंने चेतावनी दी है और उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी ये जो इस समय गाजा में सिचुएशन है उसको संभालना पड़ेगा, नहीं तो ये लड़ाई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो इस समय इसराइल और फ़िलिस्तीन के जो संबंध है, लगभग 30 सालों के इतिहास से हम इस निष्कर्ष में पहुंच सकते हैं कि ये दोनों देश आपस में समझौता नहीं कर सकते। कोई विदेशी ताकत अमेरिका हो या फिर यूरोपियन यूनियन हो, इनको सामने आना पड़ेगा और इनको समझौता कराना पड़ेगा दोनों के बीच में। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस समय जो रेड सी में सिचुएशन है, जिसमें जो कमर्शियल शिपों के ऊपर हाउती अटैक कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन को भी उसका सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और तो उन्होंने जितने ईयू के कंट्रीज़ है उसमें उन्होंने प्रपोज़ल भेजा हुआ है। अगर वो यूरोपियन कंट्रीज इस प्रपोज़ल को स्वीकार कर देते हैं तो एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी यूरोपियन यूनियन की, जो कि रेड सी में पेट्रोलिंग करेगी, ताकि जो कमर्शियल शिप है यूरोप के वो यहाँ पर से सुरक्षित से निकल पाए इस रेड सी के इलाके से। अभी जो इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है इतामार बेन गवीर, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका हमारा नंबर 1 पार्टनर है, लेकिन हम हर बात अमेरिका की नहीं मानने वाले। जैसे कि इतामार बेन गवीर ये एक बहुत ही फार राइट पॉलिटिशियन है, जिसे हम एक्सट्रीमिस्ट नेता भी कह सकते हैं। इन्होंने कई कंट्रोवर्शियल बयान ये देते रहते हैं। तो इन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि जो गाजा में इस समय फ़िलिस्तीन लोग हैं उनको दूसरे देश में भेज देना चाहिए, गाजा से खाली करा देना चाहिए। तो इनका स्टेटमेंट आने के बाद काफ़ी बवाल मचा था। तो जो अमेरिका है वो कहता है कि ये जो लड़ाई है इसमें हमास को ख़त्म करना ही गोल है। बाकी अगर हमास ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद हमको जो फ़िलिस्तीन इलाका इस गाजा के इलाके में, उसमें फ़िलिस्तीन लोगों की यहाँ पर गवर्नमेंट को लाना है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा किसी भी फ़िलिस्तीन नागरिक को ज़बरदस्ती गाजा से बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो इतामार बेन गवीर इसी के ऊपर स्टेटमेंट दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम अमेरिका की बात नहीं मानेंगे। और इतामार बेन गवीर के अलावा एक और मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर स्मोट्रिच, उन्होंने भी 2-3 दिन पहले एक ऐसे ही बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमको गाजा में अब अगर इसराइल के लिए सुरक्षित करना है ये सिचुएशन को, तो हमें गाजा में पहली चीज़ है कि हमको अपनी मिलिट्री को भेजना पड़ेगा गाजा के अंदर। दूसरा ये कि हमको सेटलर लोगों को इसराइल से ले जाके गाजा के अंदर बसाना पड़ेगा। और इस तरह से हम जैसे वेस्ट बैंक के इलाके में अभी इसराइल ने कर रखा है, कुछ इसी तरह से गाजा के इलाके में भी करना है, तभी जाके जो इसराइल है वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो पाएगा। तो इस तरह से जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आ रहे हैं कुछ मिनिस्टरों द्वारा, तो ऐसा लगता है कि क्या इसराइल सरकार वाकई में जो गाजा के नागरिक है क्या उनको बाहर निकालना चाह रही है गाजा से।
जबकि अभी प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने इस तरह से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। हालांकि उन्होंने जो ये दो नेता है, मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं की है। अभी इसराइल की आज न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि जो गवर्नमेंट है वो कोंगो सरकार के साथ बातचीत करिए, और कोंगो सरकार तैयार हो गई कुछ फ़िलिस्तीन लोगों को अपने देश में ले जाने के लिए। तो ये अभी रिपोर्ट आ रही है न्यूज़पेपर में, हालांकि इसको वेरिफिकेशन अभी नहीं कर सकते हैं। जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स है लेबनान में, उसने चेतावनी दी है कि ये ब्लू लाइन लगती है नॉर्थन इसराइल और लेबनान के इलाके में, ब्लू लाइन बॉर्डर का इलाका है, इसमें लड़ाई शुरू होने का खतरा है। ये जो इस इलाके में यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स भी लगाई गई है, जिसकी संख्या लगभग 9,000 जो फोर्सेस यहाँ पर वो पेट्रोलिंग करती है। तो उनके ही स्पोक पर्सन की तरफ से आज स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये जो जिस तरह से कुछ 1-2 दिन से इस समय घटनाएं हो रही है, उससे ये तनाव की स्थिति इस बॉर्डर में बढ़ चुकी है। आईडीएफ जो इसराइल की डिफेंस फोर्सेस है उस समय सेंट्रल गाजा और जो खान यूनिस का जगह वहाँ पर वो इंटेंसिटी के साथ बमबारी कर रही है। तो आईडीएफ की तरफ से आज स्टेटमेंट आया जिसमें उसने कहा है कि आज उसने खान यूनिस के इलाके में बमबारी की, जिसमें उसको एक इस्लामिक जिहाद का वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ मिली थी जिसको उसने तबाह कर दिया है। साथ में उसको एक स्कूल में हमास का टनल भी मिला था। तो इस तरह से वो खोज कर रही है ताकि जो हमास के यहाँ पर टनल है या फिर दूसरे वेपन्स जहाँ छुपा के रखता है हमास, उनको खोजने की कोशिश है इसराइल की रही है। और जैसे कि इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनका स्टेटमेंट आया था कल के दिन में, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमको ये लड़ाई को अब 2 चरण में हो गए हमारे कंप्लीट, अब तीसरे चरण में इसको ले जाना है। तीसरे चरण में इसराइल की जो सेना है उसको स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन चलाया जाएगा उससे, और जो लगभग 3 लाख सैनिकों को वापस इसराइल भेजा जाएगा। तो ये जो अब तीसरी स्टेज है इसमें बमबारी को लगभग नॉर्थन गाजा में तो पूरी हो चुकी है, तो नॉर्थन गाजा का इलाका सुरक्षित हो चुका है इसराइल के लिए। अब वो जो तीसरा चरण में जो इंटेंसिटी है वो अब साउथर्न गाजा और सेंट्रल गाजा के इलाके में होगी। तो कुछ दिनों के लिए बमबारी चलेगी यहाँ पर खान यूनिस और दूसरे सेंट्रल गाजा के इलाके में। तो उस बमबारी में जो इसराइल है वो कोशिश करेगा कि हमास की जो फैसिलिटीज़ है उसको तबाह किया जाए, और उसके बाद वो जो टनल यहाँ से निकलते हैं उनको टनल को भी निशाना इसराइल बनाना है, इसराइल बनाएगा। और साथ में इसराइल ने ये भी कहा है कि जो टनल है इसके अंदर हमास के जो सबसे बड़े नेता इस टनल के अंदर ही छुपे हुए, चाहे वो मोहम्मद दिएफ हो या फिर दूसरे बड़े नेता हमास के, सबके सब इस समय खान यूनिस के इलाके में छुपे होने की उनकी संभावना बताई जा रही है। इसराइली गवर्नमेंट ने आज के दिन एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की आलोचना की, और आज के दिन रिपोर्ट आई थी न्यूयॉर्क टाइम्स में जिसमें ये खुलासा हुआ था कि जो गाजा में हॉस्पिटल है, अल-शिफा हॉस्पिटल, उसका इस्तेमाल हमास करता था मिलिट्री के रूप में। मिलिट्री उसने यहाँ से टनल निकाल रखी थी, साथ में उसके ने यहाँ इस हॉस्पिटल के अंदर हथियार छुपा रखे थे। जब ये खबर सामने आई तो इसराइल की जो स्पोक पर्सन है उन्होंने WHO के ऊपर आरोप लगाए, क्योंकि WHO ने जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से वो इसराइल के ऊपर आरोप लगा रहा है कि इसराइल ये हॉस्पिटलों को निशाना बना रहा है बिना किसी वजह से। और आमतौर में जो हॉस्पिटल है उनको निशाना अगर कोई लड़ाई में बनाता है तो उसको वार क्राइम की कैटेगरी में रखा जाता है। तो WHO ने भी इसराइल के ऊपर वार क्राइम के आरोप लगाए थे। तो इसराइल लंबे समय से ये कहता रहा है कि ये जो हॉस्पिटल है गाजा में उनका इस्तेमाल हमास करता रहा है, और आज के दिन जब US के एक न्यूज़पेपर में इसका पुष्टिकरण हो गया है तो फिर जो इसराइल की स्पोक पर्सन है उन्होंने WHO में अब आरोप लगा दिया और कहा कि जो हम इतने दिनों से कह रहे थे वो सही कह रहे थे, और इस रिपोर्ट से वो बात पुष्ट भी हो जाती है। इसराइल की आर्मी का स्टेटमेंट है जिसमें उसने कहा है कि अगर लेबनान के इलाके से कुछ खतरा होगा या लड़ाई शुरू हो जाती है तो हम उसके लिए तैयार है। और इस समय जो लेबनान की सिचुएशन है इसराइल के साथ तो वो काफ़ी गंभीर है। तो इसराइल ने जैसे कि कुछ 3 लाख सिपाहियों को गाजा से उसने वापस बुला दिया है, तो इन 3 लाख सिपाहियों में से कुछ वो सिपाही अभी नॉर्थर्न बॉर्डर में भी लगाएगा जो लेबनान से लगती है। तो इसराइल इसके लिए तैयार उसने कर रखी है, लेकिन
फिर भी जो लड़ाई अगर शुरू हो जाती है तो इसराइल के लिए ये गंभीर समस्या बन जाएगी, उसको 2 फ्रंट में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और साथ में अगर ये लेबनान में शुरू हो जाएगी फिर इसका दूसरी जगह भी फैलने का खतरा है, खासतौर में जो सीरिया पड़ता है और सामने यमन पड़ता है, इन इलाकों में भी लड़ाई फैलने का खतरा बन जाएगा।